नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा हम करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दोनों सदनों में आज पेश किए जाएंगे 2 महत्वपूर्ण बिल। साथ ही प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान कई निजी विधेयक भी किए जाएंगे पेश। आज मुंबई में होगी महायुति की अगली बैठक। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फैसला संभव। अमित शाह के घर पर कल देर रात तक हुआ मंथन। महायुति के तीनों नेता रहे मौजूद। संभल में जिला न्यायालय के बाहर कड़ी सुरक्षा। एएसआई की टीम आज पेश करेगी सर्वे रिपोर्ट। वहीं जुमे की नमाज से पहले मस्जिद के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और बांग्लादेश में संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में आक्रोश। आज दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन। और आइए न्यूज 10 में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओडिशा दौरे की। जी हां, पीएम मोदी आज से ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में प्रधानमंत्री आज शाम भाजपा के राज्य मुख्यालय में पार्टी के सांसदों, विधायकों और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री वहां आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे के दौरान भुवनेश्वर में आयोजित हो रहे डीजीपी और आईजी सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। तो ओडिशा में आपको बता दें, डीजीपी और आईजी सम्मेलन हो रहा है पहली बार, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ इस सम्मेलन में भाग लेंगे। और ख़ासतौर से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ओडिशा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह का माहौल है, क्योंकि ओडिशा की अगर बात की जाए, वहाँ पे ना सिर्फ जो लोग हैं वो काफ़ी उत्सुक हैं और इंतज़ार में हैं कि कब प्रधानमंत्री मोदी पहुँचेंगे वहाँ। देखिए, डीजीपी कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। और हम जानते हैं कि उड़ीसा के 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो जाहिर है एक तरफ सरकारी कार्यक्रम है जिसमें इस सम्मेलन में पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा होगी। देश भर के जो पुलिस के मुखिया हैं और तमाम जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उसके जो प्रमुख हैं वो इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहली बार यहाँ भुवनेश्वर में इस तरह ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच है कि इस तरह के बड़े बड़े सम्मेलन देश भर के अलग अलग बड़े बड़े शहरों में आयोजित हों, यानी दिल्ली से बाहर इस तरह के सम्मेलन हो। तो उस के तहत हम देख रहे हैं कि पहली बार यहाँ ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। दूसरी तरफ सरकारी कार्यक्रम के इतर आप देखें राजनीतिक कार्यक्रम भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम को संबोधित भी करने वाले हैं यहाँ पर। और बीजेपी का जो यहाँ का राज्य मुख्यालय है वहाँ पर भी वो बीजेपी के उड़ीसा के सांसदों, यहाँ के विधायकों और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। तो हमने वहाँ का दौरा किया था, बहुत उत्साहित है। चूंकि डबल इंजन की सरकार है, पहली बार इस राज्य में हमने देखा है कि बीजेपी की सरकार बनी है पूर्ण बहुमत से। और हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी जो उड़ीसा से अप्रत्याशित सफलता लोकसभा सीटों के लिहाज से मिली, तो उस लिहाज से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार दौरे जब हो रहे हैं उड़ीसा के, और आगे भी संभावित दौरे हैं नए साल में, तब यहाँ जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जो सांसद विधायक हैं और जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, तो बहुत उत्साहित है कि बहुत प्राथमिकता है इस पूर्वी राज्य में। चूंकि पूर्वी भारत विकास करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच रही है कि पूर्वी भारत और उत्तर पूर्व भारत के विकास के बिना हम जो विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा नहीं कर सकते। तो उस दिशा में हमने देखा है कि तमाम बड़ी परियोजनाओं पर जो फोकस है वो पूर्वी भारत में है, चाहे ऊर्जा गंगा हो या तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हो, उसमें हम देख रहे हैं कि उड़ीसा जैसे राज्यों को बहुत खास स्थान दिया गया। जी बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन इसके साथ साथ
क्योंकि जो प्रयास है वो यही है कि हर राज्य का विकास होगा तो तब देश का विकास हो सकेगा। और उसी कड़ी में जो अलग अलग आयोजन हैं वो अब ओडिशा में भी होने जा रहे हैं। जो तमाम लोग हैं ओडिशा के वो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ख़ासतौर से जो कार्यकर्ताओं की आप जिस तरह की बात बता रहे थे और आपने उनसे मुलाकात भी की थी, वो उनका जो उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद वहाँ पहुँचेंगे, बातचीत का दौर भी होगा, किस तरीके से वो उसको देख पा रहे हैं? देखिए मुकुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भुवनेश्वर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनको मौका मिलेगा उनसे, उनको बहुत एक तरह से कहें कि संवाद का। चूँकि बीजेपी के राज्य मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, वहाँ विधायकों सांसदों के साथ उनकी बैठक है, पदाधिकारी भी कुछ यहाँ के राज्य के मौजूद रहेंगे। तो उसमें एक तरह से जो मंत्र है, किस तरह से सेवा भाव से तमाम कार्यक्रमों को आगे ले जाना है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें कोई अछूता न रह जाए, हर पात्र तक वो योजना पहुंचे। उसमें संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जनप्रतिनिधियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो बीजेपी के सांसद हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है, उसको समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेखांकित करते रहते हैं। देखिए, हमने निश्चित तौर पर पूरे देश का विकास जरूरी है। हम जानते हैं कि पश्चिम भारत और दक्षिण भारत तुलनात्मक रूप से आगे हैं पूर्व भारत और उत्तर भारत के मुकाबले। तो कोशिश यही है कि जो पिछड़ापन है इन राज्यों का, वहाँ पर विशेष फोकस किया जाए और केंद्र की तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में दिखता भी है। जी बिल्कुल। और कैसे समान दर्जा देख रहे थे जब हमने कल तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। जी बिल्कुल। और उम्मीद यही है कि और भी ज़्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिलेगा जब प्रधानमंत्री उन सबके बीच में हमें नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और किस तरीके से वहां पे लगातार तैयारियां चल रही हैं, किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे, इसकी जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता शैलेंद्र। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर। आज लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण बिल सदन के पटल पर रखे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक कार्य विधियां संशोधन बिल 2024 सदन में पेश करेंगी। इस बिल के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 की धारा को संशोधित किया जाएगा। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन बिल 2024 को सदन के पटल पर बिल को पारित कराने के लिए पेश करेंगे। इस बिल में रेलवे संशोधन एक्ट 1989 में बदलाव लाने का प्रावधान है। इसके साथ ही लोकसभा में कई अहम प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। साथ ही आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान सांसद कई निजी विधेयक पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो उच्च सदन में आज प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही आज 2 विधेयक विचार और पारित करने के लिए पेश किए जाएंगे। इनमें अगर बात की जाए तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी पेश करेंगे। इस बिल के माध्यम से तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास अधिनियम 1948 संशोधन किया जाएगा। इसके बाद उच्च सदन में दूसरा विधेयक भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किंजराप राममोहन नायडू विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा में कई अहम पत्र मंत्रालयों द्वारा सभा पटल पर रखे जाएंगे। साथ ही आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान सांसद कई निजी विधेयक भी पेश करेंगे। शुक्रवार का दिन जिसमें लगातार जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं उन पर भी चर्चा की जाती है। और संसद भवन से हमारे संवाददाता राजेश राज फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, हम अभी बता रहे थे कि किस तरीके तमाम जो विधायी कार्य हैं आज जो होने हैं, लेकिन कितनी संभावना है कि संसद का कामकाज आज सुचारू रूप से चल पाएगा या नहीं? हाँ देखिए मुकुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक कोई ठोस विधायी कार्य नहीं हो पाया है, इससे कहीं न कहीं चिंता की जो लकीरें हैं वो सत्ता पक्ष के लिए बढ़ रही हैं। क्योंकि सत्ता पक्ष अब तक तमाम कोशिशों के बावजूद फ्लोर मैनेजमेंट करने में हम कह सकते हैं कि नाकाम रहा है। क्योंकि विपक्ष के जो नेतागण हैं वो ऑल पार्टी मीटिंग में भले ही
सदन चलाने का भरोसा देते हों, लेकिन जब फ्लोर पर बारी आती है तो वहां आकर फिर वो अपनी बातों से पलट जाते हैं और सदन में शोर शराबा देखने को मिलता है। बीएसी की मीटिंग में भी सब कुछ तय हो जाता है और उसके बाद सदन के भीतर आने के बाद तमाम सांसद शोर शराबा मचाते हैं। जिस तरीके से संभल के मुद्दे पर, जो उत्तर प्रदेश की घटना हुई, संभल के मुद्दे पर और अडानी के सवाल पर लगातार लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी जो नेता हैं वो लगातार हंगामा करते रहे हैं। उससे आज भी जो शुक्रवार का दिन है, आज भी हंगामा होने की आसार जो है वो दिखाई पड़ सकते हैं। और आज का दिन जो है, शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर बिल के नाम होता है, जब निजी विधेयकों के जरिए संसद जो है, सांसद अपनी बातों को रखते हैं, अपने सुझाव जो है वो सदन के पटल पर लाते हैं। लेकिन अगर हंगामा इसी तरह होता रहा तो फिर निजी विधेयकों का हस्र हम समझ सकते हैं कि हंगामे की भेंट तमाम जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं वो चढ़ सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। तो बस अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी तो पता चल पाएगा कि क्या कुछ होता है। बहरहाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों पर तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं कि क्या अब तक जो शीतकालीन सत्र में कोई विधायी कार्य नहीं हो पाया है वो शुक्रवार को नहीं हो पाएगा या होगा, इस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी। जी बिल्कुल। और राजेश, खासतौर से विपक्ष जो कि लगातार ये बोलता है कि जनता की आवाज़ को उठाने का काम वो भी कर रहे हैं, लेकिन जनता की आवाज़ जिस जगह पे उठनी चाहिए वहीं पर शायद जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, लगातार हंगामा किया जाता है। और किस तरीके से, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लगातार यही बात उनसे कही भी जाती है, जो लोकसभा अध्यक्ष उन्होंने भी कई बार कहा कि शांति बनाए रखिए, चर्चा में हिस्सा लीजिए, सार्थक चर्चा होने दीजिए। और इसमें खासतौर से जो युवा सांसद हैं, प्रधानमंत्री ने जिनका जिक्र लगातार वो करते हैं कि जो युवा सांसद है, एक नई सोच, जो कि देश का जो भविष्य है, उनकी सोच को कम से कम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कैसे वो सार्थक हो सकती है, उसको भी नहीं होने दिया जाता। बिल्कुल आपने सही कहा मुकुल कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब सत्ता में आए तो उस वक्त से लेकर अब तक वो लगातार ये आह्वान करते रहे कि जो नए चुनकर आने वाले सांसद हैं वो सदन में अधिक से अधिक समय बिताएं, पढ़े लिखे, संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं का जो ज्ञान है वो अर्जित करें। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब सदन की कार्यवाही चले। अगर सदन की कार्यवाही नहीं चल पाएगी तो भला उन सांसदों का क्या होगा जो पहली बार चुनकर आए हैं या जिनमें सीखने की ललक है, क्योंकि संसदीय परंपराओं का ज्ञान अर्जित करना कोई मामूली बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। बहुत सारी जो संसदीय जो कार्यवाही है उसको सीखने में काफी वक्त लगता है, लेकिन सदन की कार्यवाही चूंकि चल नहीं पाती है, ऐसे में जो भोली भाली जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं उनके मन में जो पीड़ा दिखाई पड़ती है उसका प्रकटीकरण वो सदन के बाहर आकर मीडिया से करते हैं और वो कई बार बताते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के सांसद हों या फिर विपक्ष के सांसद हों, वो इन बातों का स्पष्ट तौर पर उल्लेख करते हैं कि सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए और सदन की कार्यवाही जब चलेगी तभी वो सवाल पूछ सकेंगे, तभी वो जनता के हितों की हिमायत कर सकेंगे, जनता की जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को वो सदन के भीतर रेज करेंगे और उसकी कहीं ना कहीं जो उस पर जब कार्रवाई होगी तो उसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से किए गए वायदे वो पूरे नहीं कर पाते, वो सवाल नहीं पूछ पाते, बिल्कुल। लेकिन देखना यही होगा, कहीं जरूर रहती है और विपक्षी सांसद भी दबी जुबान से ये बात स्वीकारते हैं कि सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सदन की जो कार्यवाही है सुचारू रूप से चले और एक सार्थक चर्चा जो है वो हमें नजर आ सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई की जो बात है वो की जा रही है। अब देखना होगा कुछ देर बाद ही जो कार्रवाई है शुरू होगी, क्या आज भी कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाती है या नहीं, या फिर वही जिस तरीके से पिछले 3 कार्रवाई में हुआ है, यानी सदन को स्थगित करना पड़ता है, वही स्थिति नजर आएगी। बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं।
एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10 DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हैं। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के संभल में आज की नमाज से पहले इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इलाके में RAF के जवान तैनात हैं, जिन्होंने आज सुबह फ्लैग मार्च भी किया। मुरादाबाद के कमिश्नर अजन्य कुमार सिंह ने जुमे की नमाज के मद्देनजर किए गए इंतजामों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इलाके में ड्रोन और CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही है। साथ ही RAF और PEC की कंपनियां तैनात की गई हैं। हर तरीके का अरेंजमेंट किया गया है। वहाँ पे ड्रोन कैमरा है, अलग से कैमरे लगाए गए हैं। जो अन्य CCTV कैमरे उनके द्वारा निगरानी रखी ही जा रही है। वहाँ पे 16 कंपनियां तैनात हैं, जिसमें एक RAF की कंपनी है, 2 RRF है, 13 PSC की कंपनियां हैं। स्टैंड बाई पे भी फोर्सेज हमारी हैं। पर उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो हमने किया है लोगों से बातचीत। सभी जो मस्जिद हैं उनके मौलवी लोगों से हर एक स्तर पर बातचीत हो चुकी है। पीस कमेटीज से बातचीत हो चुकी है। लोगों में विश्वास बहाली सबसे बड़ा आधार है इसका। लोगों से अपील की गई है कि अपनी अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें। और वहीं आपको बता दें, संभल की हिंसक घटना की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की समिति मामले की जांच करेगी। समिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अरविंद कुमार जैन भी शामिल हैं। समिति 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। समिति यह जांच करेगी कि जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद में न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा पूर्व नियोजित साजिश थी या सामान्य आपराधिक घटना थी। तो लगातार संभल की अगर बात की जाए, फिलहाल जो हालात हैं वो तो शांतिपूर्ण है, लेकिन आज काफ़ी सतर्कता जो है वो यहाँ नज़र आ रही है। और संभल से हमारे संवाददाता निशांत राय फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, जानना चाहेंगे आपसे, आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस अहम मामले में एक सुनवाई है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए जो चंदौसी की, वहाँ भी मामले की सुनवाई होगी। और जुमे की नमाज, तो कई ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ कड़ी सुरक्षा हमें देखने को मिल रही है, किस तरह के इंतजामात फिलहाल आप वहां देख पा रहे हैं? देखिए, संभल में पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शुक्रवार का दिन है, जुम्मे की नमाज होनी है। ऐसे में नमाज के बाद किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो जाए, उसको लेकर प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। और प्रशासन स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहा है, शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील कर रहा है। ई-रिक्शा से लेकर तमाम चीजों के द्वारा अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि नमाज के बाद किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए शांति बनाए रखें। और आज के ही दिन संभल में अगर बात की जाए, चंदौसी कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है, क्योंकि 19 तारीख को इसी कोर्ट ने सीनियर डिवीजन सिविल कोर्ट ने ही आदेश दिया था सर्वे कराने का। और ऐसे में आज सर्वे रिपोर्ट वहां पर पेश की जा सकती है। तो हो सकता है कि जुम्मे की नमाज के बाद, हालांकि आधिकारिक समय अभी तक निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जुम्मे की नमाज के बाद जो है कोर्ट
कोर्ट अपना आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। दूसरी तरफ दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई होनी है। देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या फैसला लेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद की ओर से सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई है, निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले पे बेहद अहम रहेगा। बिल्कुल निशांत, और एक और आपको बता दें, प्रशासन ने संभल हिंसा का एक नया वीडियो जो है वो जारी किया है। पहले दर्शकों को वो दिखा देते हैं, उसके बाद आपके पास में लौट कर आऊंगा। ये उस वक्त का वीडियो है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरीके से जो हिंसक भीड़ है वो नजर आ रही है। वाहनों को आग के हवाले किया जा रहा है, नकाबपोश भीड़ किस तरीके से, और लगातार इसी हिंसा को लेकर सुनियोजित ये बात निकल कर आ रही है कि क्या ये जो जिस तरीके की हिंसा घटना हुई सुनियोजित थी या एक सामान्य घटना इसको माना जाए। और खासतौर से निशांत, ये जो तस्वीर फिलहाल हमने अपने दर्शकों को दिखाई, इसमें हमने देखा किस तरीके से जो वहाँ पे उपद्रव जिस तरह का हुआ था उसमें वाहनों को किस तरह के हवाले किया गया। प्रशासन लगातार अलग अलग जो वीडियो है वो जारी कर रहा है, लोगों से भी अपील कर रहा है कि उनको इसके बारे में, इस बाबत कोई जानकारी है तो प्रशासन के साथ ज़रूर साझा करें। किस तरीके से लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है? देखिए, बिल्कुल प्रशासन की ओर से वीडियोस जारी की जा रही है और हर एक जिसने भी हिंसा में पार्टिसिपेट किया है व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा है और उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। LIU की बात करें, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है और जिन लोगों ने इस हिंसा में भाग लिया या हिंसा को बढ़ावा दिया, और हमने देखा था कि FIR में सांसद से लेकर विधायक पुत्र का नाम नजर आ रहा था। कुल मिलाकर संभल की शांति व्यवस्था जिसने प्रभावित की है उनको एक एक करके चिन्हित किया जा रहा है। और अगर बात करें सरकार की, तो सरकार बेहद सख्त मूड में नजर आ रही है और उन लोगों को एक एक करके चिन्हित करके सजा दिलाने की बात लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है। और जब ये वीडियो सामने आया है तो ऐसे में प्रशासन इन तमाम जो CCTV फुटेज हैं इनके माध्यम से एक एक व्यक्ति को चिन्हित कर रहा है कि आखिर रविवार को जो संभल में हिंसा हुई थी, आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या कारण रहा है। क्योंकि इससे पहले 19 तारीख को सर्वे किया गया था, 19 तारीख को टीम पहुंची थी और रविवार को इस तरीके से बड़ी संख्या में एकदम से लोगों का आ जाना, इतनी बड़ी संख्या में घटना स्थल पर पत्थर का जमा हो जाना और फिर इस तरीके से आग लगाना कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि शायद इसमें कोई साजिश है और वो साजिश करने वाले कौन लोग थे और इस साजिश का कौन हिस्सा थे, इसको लेकर प्रशासन अब जांच कर रहा है। जी बिल्कुल, लगातार जांच की जा रही है कि क्या ये सुनियोजित था, क्योंकि जो वीडियो अभी तक सामने आए उसमें हम देख सकते हैं कैसे जो उपद्रवी हैं उनके हाथों में पत्थर नज़र आ रहे हैं और लगातार जो वाहन है उनको आग के हवाले किया जा रहा है। उसी वजह से कहीं ना कहीं जो जांच के दायरे की अगर बात की जाए किस तरीके से निशांत हम देख सकते हैं, क्योंकि जो वीडियो फिलहाल अभी हमने दिखाया था अपने दर्शकों को, जिसको जो कि प्रशासन द्वारा जारी किया गया है, और लगातार प्रशासन ये अपील भी कर रहा है कि अगर आपके पास कुछ और भी वीडियो है तो उसको आप हमारे साथ साझा कीजिए, जिससे कि जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है वो सबके सामने आ सके। और इस वीडियो में भी फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि जो भीड़ है, ये हिंसा के दिन का वीडियो जिसमें जो उपद्रवी हैं उनके हाथों में पत्थर नज़र आ रहे हैं, लाठियाँ हैं, डंडे हैं और वो जो वाहन हैं, मोटरसाइकिल हैं, उनको आग के हवाले करते हुए फिलहाल देखे जा सकते हैं। और खासतौर से निशांत अगर देखा जाए, क्योंकि जैसे लगातार नए वीडियोस आ रहे हैं, ऐसे में अब तक हमने देखा था कि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन आज जब कहीं ना कहीं सुनवाई है पूरे मामले में, तो क्या उसके बाद कार्रवाई में कुछ और तेज़ी होती हुई नज़र आएगी? देखिए, आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जुम्मे की नमाज है। अगर नमाज के बाद संभल में शांति व्यवस्था बनी रही तो प्रशासन के लिए उपलब्धि रहेगी और धीरे धीरे संभल पटरी पर आ जाएगा। दूसरी अहम बात, आज सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और तीसरी बात, लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं और प्रशासन उन लोगों को चिन्हित कर रहा है। अगर संभल में शांति व्यवस्था बनी रही तो उन लोगों को आसानी से चिन्हित किया जा सकेगा और इस पूरी साजिश के पीछे कौन कौन लोग थे, क्या वजह रही है, इसका एक तरीके से जांच में एक अच्छा सहयोग मिलने की उम्मीद रहेगी। अगर शांति व्यवस्था बनी रहेगी तो सबसे महत्वपूर्ण संभल के लिए आज का दिन है और आज के दिन निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला और शांति व्यवस्था अगर जुम्मे की नमाज के बाद बनी रहती है तो कहीं ना कहीं चीजें जो है और ज्यादा स्पष्ट होती हुई दिखाई देंगी।
जी बिल्कुल, और फिलहाल संभल में जो शांति है, अभी तक जो स्थिति है ऐसी ही बनी रहे, यही उम्मीद। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका। दोबारा आपके साथ हम जुड़ेंगे और अपडेट के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से संभल में हालात बने हुए हैं। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम अदालत तक आज इस मामले को लेकर सुनवाई है, और ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा और जो वहाँ पे जिला प्रशासन है उसके द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ 10 में बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की भी, जहां पर मुख्यमंत्री को लेकर आज स्थिति साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। आज मुंबई में महायुति की एक अहम बैठक होनी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम के साथ साथ मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी माना जा रहा है कि मंथन होगा। कौन सा मंत्रालय किसे मिलेगा, इस पर चर्चा होगी। इससे पहले कल देर रात तक दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक चली, जिसमें महायुति के तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल हुए थे। इनके अलावा मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। ये मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अपनी बैठक को अच्छा और सकारात्मक बताया। तो किस तरीके से जो स्थिति है साफ होती हुई नजर आएगी। फिलहाल महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता शिशिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, लगातार यही माना जा रहा है कि जो स्थिति है बहुत जल्द साफ हो जाएगी, और जिस तरह के कयास अभी तक लगाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद की बात की जाए, उप मुख्यमंत्री पद की बात की जाए, लेकिन अब इसके साथ साथ जो कयास है वो कैबिनेट का भी शुरू हो चुका है कि किस पार्टी के पास जो कैबिनेट की कितनी सीटें जा सकती हैं। किस तरह की हलचल है फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो जैसे हम कह रहे थे कि मुख्यमंत्री पद के लिए जो होड़ मची थी, अब वो यहाँ पर स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जो है वो अपनी पार्टी से जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाएंगे। हालांकि चेहरा कौन होगा, किस प्रकार से चयन होगा, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन जो खबर हमें मिल पा रही है उसके अनुसार केंद्र से जो है वो ऑब्जर्वर की एक टीम यहाँ पर आएगी, और उसके बाद जो है बीजेपी के जो विधायक दल का नेता है वो चुन लिया जाएगा, और जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा वही जो है मुख्यमंत्री कमान संभालेगा। ये अब तक जो है बातें थोड़ी थोड़ी स्पष्ट हो रही है, लेकिन चेहरा किसका है ये बात अब तक स्पष्ट नहीं हुई। कल मुख्यमंत्री ने एक बात जरूर कही थी, उन्होंने कहा कि आज एक बैठक मुंबई में होगी जहां पर महायुति के तीनों प्रमुख नेता जो उपस्थित होंगे, और उसके बाद चर्चा ये तीनों नेता करेंगे, उसमें मुख्यमंत्री के नाम की भी चर्चा होगी। साथ ही साथ हम बाकी कैबिनेट की अगर बात करें तो कौन सा मंत्री पद कहां पर किनको आवंटित किया जाएगा, इस बारे में चर्चा होगी। मतलब हम कोटे की बात करें तो कितने कोटे जो मंत्री पद का कोटा जो है बीजेपी को मिलेगा या फिर शिवसेना को मिलेगा और एनसीपी को मिलेगा, इस पर जो है मोटा मोटी चर्चा आज हो सकती है। इससे पहले जो खबर मिली थी और जिसकी पुष्टि जो है एकनाथ शिंदे ने भी की थी, उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए, इस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मंत्री पद बीजेपी को राज्य में मिलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 132 जो आंकड़ा है उनका विधायक चुन के आया, तो ऐसे में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर बीजेपी ऊपरी है। अब तक का महाराष्ट्र में यह सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है किसी भी पार्टी का। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़े भाई की भूमिका में इस वक्त बीजेपी महाराष्ट्र में है। वही दूसरे पायदान पर अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे की पार्टी है, जिस प्रकार से उनको जो है 56 सीटें मिली है, तो ऐसे में दूसरे पायदान की महत्वपूर्ण पार्टी जो है वो बीजेपी उभर जो शिवसेना जो है वो उभर के आई है। तो ऐसे में शिवसेना को जो है तकरीबन उनकी मांग है कि 12 मंत्री पद मिलने चाहिए। हालांकि ये मांग जो है इस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स पर कोई आधिकारिक पुष्टि इस पर नहीं की गई है कि कितने मंत्री पद जो है शिवसेना को मिलेंगे, लेकिन उनकी मांग जो है मीडिया के द्वारा जो रिपोर्ट्स है उसके द्वारा अगर हम देखें तकरीबन 12 मंत्री पद जो है शिवसेना मांग रही है। तो वही अगर बात करें तो एनसीपी की जो आंकड़ा आ रहा है मोटा मोटी वो तकरीबन 7 से 8 जो है मंत्री, तो यानी अलग अलग जगह आंकड़ों का जो खेल है वो मंत्री पद के लिए भी अब नजर आ रहा है। फिलहाल देखना होगा कि आज या कल तक ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता शिशिर बता रहे थे कि किस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में ना सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो स्थिति है वो साफ होती हुई नजर आएगी, बल्कि कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे इसके लिए भी स्थिति फिलहाल साफ हो सकती है 1 से 2 दिन में, यानी आज और कल में ये स्थिति साफ हो सकती है। और खासतौर से जिस तरीके की राजनीतिक हलचल है कि कौन सी दल के पास कितने मंत्री पद जाने चाहिए, फिलहाल इसका कयास जो है, इसकी हम कह सकते हैं राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो तेज़ हो चली है। आप बता दें बीती रात खासतौर से केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात भी की थी तीनों नेताओं ने, और उसके बाद अब मुंबई में हलचल तेज़ हो रही है। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग दुनिया भर में सराहनीय है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में पम्बन ब्रिज भी इसका एक नया उदाहरण है।
अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये पुल भारत का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय रेल अपने नए कीर्तिमानों के लिए जानी जाती है। चाहे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने हो या फिर कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज, हर तरफ भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग की बेमिसाल उपलब्धि नजर आती है। तमिलनाडु में पंबन ब्रिज भी इसका एक नया उदाहरण है। पुराने पंबन ब्रिज के बगल में ही बनाया गया ये पुल भारत का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज है, जिसकी खास बात यह है कि ट्रेन यातायात न होने के समय ब्रिज के स्लैब को ऊपर उठाकर नीचे से जहाजों का भी आवागमन किया जा सकता है। नए पंबन ब्रिज पर 2 रेल पटरियां बिछाई गई हैं, जबकि पुराना ब्रिज सिंगल लाइन का है। ये मौजूदा पुल से 3 मीटर ऊंचा भी है। 2.05 किलोमीटर लंबा ये पुल अत्याधुनिक तकनीक से भी लैस है, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल्ड सिस्टम से ऑपरेट होगा, जिसे ट्रेन के कंट्रोल सिस्टम से इसे जोड़ा जाएगा। 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने पर ऑटोमेटिक अलर्ट सिग्नल जारी हो जाएगा और ट्रेन रुक जाएगी। यदि कोई मैनुअल तरीके से ट्रेन का रास्ता क्लियर भी कर देता है, तब भी ट्रेन को खतरे का सिग्नल मिल जाएगा। इस नए ब्रिज से ट्रेनें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। पुराने पुल पर ट्रेन की गति केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। नया पुल वर्तमान पंबन रेलवे पुल की जगह लेगा, जो 105 साल पुराना है। इस समुद्री पुल का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL द्वारा 535 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस ब्रिज की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2019 में पुराने पुल के समानांतर रखी थी। इससे रामेश्वरम धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी सहूलियत मिलेगी। धनुषकोडी की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी इस नए ब्रिज का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस पुल की सुरक्षा स्थिति को और मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो रेल यात्रियों की सुरक्षा को और पुख्ता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ये बेमिसाल ब्रिज भारतीय रेलवे को भी पूरे विश्व में बेमिसाल बना रहा है। फिलहाल न्यूज़ 10 में हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। न्यूज़ 10 में खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश हिंदुओं को निशाना बनाए जाने और इस्कॉन संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर बांग्लादेश सरकार को लगातार चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में आज राजधानी दिल्ली में भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दरअसल बांग्लादेश दूतावास के सामने राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के बैनर के तले विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और इस्कॉन संत की गिरफ्तारी के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा, जिसमें जनसत्ता दल के विधायक, MLC और सैकड़ों पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं और खासतौर से इन प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो आज राजधानी दिल्ली में भी प्रदर्शन इसी को लेकर होगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए बने हालात पर चिंता जताई है। CM ममता बनर्जी ने कहा कि ये बेहद दुखद और हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि वहाँ पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने इन घटनाओं का समर्थन ना करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार की विदेश नीति का पूरा समर्थन करती है। और बात मध्य प्रदेश के खंडवा की, जहां पर घंटाघर चौक पर गुरुवार रात एक बड़ा हादसा हुआ। खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान आग भड़कने से 30 से ज़्यादा लोग झुलस गए। इनमें बुरी तरह झुलसे 12 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे। खंडवा SP मनोज राय ने बताया कि एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मशाल रखते समय जो मशाल है उल्टी हो गई, जिसके कारण आसपास की मशालें भड़क उठीं। इससे वहां घेरा बनाकर खड़े लोग इसमें झुलस गए।
इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 30 लोगों को जिला अस्पताल लाया गया था। इनमें से 12 लोगों को फिलहाल भर्ती किया गया है, बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल डोडा के भद्रवाह से आतंकियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि आरोपी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सीमा पार आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क में था। संदिग्ध के आवास की तलाशी में आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावेज बरामद हुए हैं। आरोपी पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर डोडा और आसपास के क्षेत्रों में हमले की साजिश रच रहा था। और बाद चक्रवाती तूफान को लेकर बंगाल की खाड़ी में इस समय चक्रवात फेनिगल बना हुआ है। मौसम विभाग ने इसके और भी ज़्यादा तेज़ होने की संभावना जताई है, जिसके चलते क्षेत्र में येलो अलर्ट जारी किया गया है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवात फेनिगल के तमिलनाडु तट की ओर बढ़ने का अनुमान है, जिससे 1 दिसंबर तक इस क्षेत्र में भारी बारिश होगी। इसके अलावा 2 दिसंबर तक तटीय क्षेत्रों और उत्तरी तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी यूके और जर्मनी यात्रा पर कहा कि संतुष्टि है कि हमने जो योजना बनाई थी उसके अनुसार हमें सफलता मिली है और मुझे समझने और सीखने का मौका भी मिला। यात्रा के दूसरे चरण में जर्मनी में उन्होंने कहा कि कृषि हो, एआई हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सभी क्षेत्रों में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास नई ऊंचाई प्रदान करने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव यूके और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। जर्मनी के अंदर की एक आग है, जिस आधार पर उनने यहाँ की भविष्य की चुनौतियों को समझ लिया है। आबादी की संकट है, बाकी आसपास की कई सारी चीज़ों के जो परंपरागत रूप से जिनके आधार पर जर्मनी आगे बढ़ता है, उनकी कई चुनौतियाँ हैं। उन चुनौतियों के बीच में से जर्मनी ने अपना रास्ता ढूंढा है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को बाकी देशों में जाकर शेयर करे और उसके भरोसे से वो अपनी भविष्य की यात्रा पूरी करे। ऐसे कई प्रस्ताव हमको मिले जिस आधार पर मध्य प्रदेश को इसी भरोसे से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और प्रत्येक सेक्टर में जिसमें हम आगे बढ़ने की बात सोचते हैं, एग्रीकल्चर का हो, हमारा एआई का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, नई टेक्नोलॉजी का हो, हेवी इंडस्ट्री का हो, सभी सेक्टर में अच्छा रिस्पांस है। और बात इफ़ी को लेकर शानदार कंटेंट और समकालीन प्रोग्रामिंग का एक समृद्ध मेल पेश कर आधुनिक डिजिटल रुझानों को अपनाते हुए पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा है प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म वेव्स। इफ़ी 2024 के लॉन्च के बाद लगातार वेव्स दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। भारत की प्रतिष्ठित लोक प्रसारक दूरदर्शन ने डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लॉन्च किया OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, जो आज दर्शकों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा में आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में वेव्स OTT प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया था। लॉन्च के साथ ही वेव्स दर्शकों का ध्यान खींचने में सफल हुआ। इफ़ी के मंच पर पहुंचे सिने उद्योग के सितारों ने वेव्स की सराहना की। ऐसा तो मैंने कहा ना कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है। अभी जो सिनेमा हॉल में नहीं जा सकते, एटलीस्ट वो देख तो सकते हैं। अगर कोई बीमार है, फॉर इंस्टेंस, इफ आई वांट टू सी अ फिल्म आफ्टर 5 years, आई वोंट बी एबल टू गो टू अ थिएटर। It's better to see it on the screen in house. So that is an advantage. दूरदर्शन तो हमारे खून में था, अब वेव हमारी सांसों में होगा। मतलब अच्छी बात है। इनसे सारी चीजें बहुत जगह सिनेमा पहुंचती हैं। वेव्स क्लासिक कंटेंट और समकालीन प्रोग्रामिंग का समृद्ध मिश्रण पेश कर आधुनिक डिजिटल रुझानों को अपनाते हुए पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर रहा है। Yes, well, I think it's really great that India has launched its own OTT platform with Indian films. There is an enormous diaspora, and they will be the first people to start consuming it. But I think over time, it will get bigger. And as people watch RRR and see them win an Oscar and enjoy the movie, and they watch other films like some of Anurag Kashyap's films, which are always well seen and well received internationally, the more they see these kind of
global films, the more a platform like Waves is interesting to regular people in America and in Europe. वेव्स ने एक बड़े एग्रीगेटर OTT के रूप में प्रवेश किया है, जिसमें समावेशी भारत की कहानियां हैं, जो भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ती हैं। 12 से ज्यादा भाषाओं में ये सूचना और मनोरंजन की विभिन्न शैलियां प्रस्तुत कर रहा है। दुनिया के शीर्ष निर्माता निर्देशकों की लेटेस्ट फिल्म और वेब सीरीज आप देख सकते हैं आपके अपने OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर, जो उस सुनहरी दौर की यादें तो ताज़ा करता ही है, आज का लेटेस्ट कंटेंट भी पेश कर रहा है। साथ ही कुछ प्रीमियम कंटेंट को छोड़कर बाकी इसका डाउनलोड और बाकी सारा कंटेंट पूरी तरह से निःशुल्क है। तो अगर आप अपने पूरे परिवार के साथ देखना चाहते हैं भरपूर मनोरंजन, तो तुरंत डाउनलोड कीजिए OTT प्लेटफॉर्म वेव्स। कैमरा पर्सन आलोक के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। तो आप भी वेव्स प्लेटफॉर्म पर जा इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया सीनेट की ओर से 16 से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले बिल को पारित किया गया है। दुनिया में इस तरह का पहला कानून होगा। इस कानून में व्यवस्था की गई है कि टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया मंच यदि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट खोलने या रखने पर रोक लगाने में विफल रहते हैं तो उन पर 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगेगा। इसी कड़ी में टिकटॉक ने मायूसी जताई है और कहा कि इस कदम से नौजवान वेब के असुरक्षित जगहों पर जा सकते हैं। और आइए अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से। सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच चौथे दौर का मैच आज खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। 3 दौर के बाद स्कोर बराबरी पर है और दोनों के खाते में 1.5 अंक हैं। 14 गेम की सीरीज में अब 11 गेम और बचे हैं। वहीं पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने अपने दूसरे मैच में जापान को हरा दिया। भारतीय टीम ने इस मैच में 3-2 से जीत दर्ज की। इससे पहले भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में थाईलैंड को मात दी थी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर अंतिम फैसला आज हो सकता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन खासतौर से फरवरी में पाकिस्तान में किया जाना है। भारतीय टीम ने सुरक्षा कारणों के चलते पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया है। प्रतियोगिता को हाइब्रिड मॉडल में आयोजित करने की बात की जा रही है, जिसके तहत भारतीय टीम अपने मैच पाकिस्तान में नहीं बल्कि कहीं और खेलेगी। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके लिए राजी नहीं है। अब 3 विकल्प देखे जा रहे हैं। पहला विकल्प है हाइब्रिड विकल्प, जिसमें सभी मैच पाकिस्तान में खेले जाएं लेकिन भारतीय टीम कहीं और खेले। दूसरे विकल्प की अगर बात की जाए तो पूरी प्रतियोगिता पाकिस्तान के बजाय कहीं और आयोजित हो लेकिन मेज़बानी का अधिकार पाकिस्तान के पास ही हो। और तीसरे विकल्प की अगर हम बात करें तो तीसरा विकल्प है कि पूरी प्रतियोगिता जो है पाकिस्तान में खेली जाए लेकिन भारतीय टीम इसमें हिस्सा ना ले। हालांकि तीसरा विकल्प असंभव है क्योंकि भारतीय टीम के हटने से प्रतियोगिता पर नकारात्मक असर पड़ेगा और आयोजकों को भारी नुकसान भी होगा। तो इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी को लेकर जो खासतौर से इसमें भारतीय टीम वहां जाकर खेली गया नहीं, इसका फैसला आज हो सकता है। और पिछले कई दिनों से लगातार इसका इंतज़ार किया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी का क्या फैसला निकल कर आता है। फिलहाल 3 विकल्प जो हैं वो अभी तक सामने हैं और इन्हीं में से देखना होगा कि कौन से विकल्प पर अब जो आईसीसी है या खासतौर से बीसीसीआई की रजामंदी के बाद आगे बढ़ा जाता है। देश के सार्वजनिक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी आप वेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बड़ी सौगात तमाम दर्शकों के लिए, एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर पर जाकर आप जो QR कोड है इसको स्कैन करें, उसके बाद आप वेव्स को डाउनलोड कर सकते हैं और काफ़ी हद तक तमाम जो इंफोटेनमेंट है वो निःशुल्क आप देख सकते हैं।
प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, जिस पे अब मनोरंजन जो है वो, और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आज के समय में, क्योंकि इंफोटेनमेंट की और उसके साथ ही जो तमाम पुरानी यादें अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वेव्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके लिए अलग अलग माध्यम आपके पास हैं, ना सिर्फ एप्पल स्टोर, प्ले स्टोर पर जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंफोटेनमेंट की एक नई दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में यानी न्यूज़ एट 10 में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।